अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज रिवाइज करेंगे। देखिए, पहले समझते हैं अमेलगमेशन होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर ले, या फिर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी में पूरी तरह से मिला ले। जैसे आपने अगर अभी रिसेंटली न्यूज़ सुनी हो, टाटा की जैसे दो एयरलाइंस है, एक एयर इंडिया और एक विस्तारा। तो विस्तारा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी एयर इंडिया। अब विस्तारा खत्म हो जाएगी, वो किसके अंदर मर्ज हो जाएगी? एयर इंडिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? अमेलगमेशन में। एक्चुअली इसके तीन तरीके होते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, कंपनी ए प्लस कंपनी बी मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट करे, ये तो नॉर्मल अमेलगमेशन हो गया। लेकिन दूसरा तरीका, कंपनी ए टेकन ओवर बाय कंपनी बी, जैसे मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। कंपनी ए इंकरिंग लॉसेस, ठीक है, फ्लोट्स न्यू कंपनी बी। ठीक है, कोई तीसरी कंपनी नहीं आ रही, अब खुद की एक कंपनी है कंपनी ए, उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको खत्म करके एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आ गई बात? ये तीनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो कंपनी खत्म हो रही होती है वो कंपनी कहलाती है ट्रांसफरर कंपनी, और जो नई कंपनी होती है, कहने का मतलब जो कंपनी खरीद रही है, परचेजिंग कंपनी, वो कहलाती है ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी, और जो खत्म हो रही है वो ट्रांसफरर या फिर वेंडर कंपनी भी कहलाती है। समझ में आ गई बात? अब अमेलगमेशन दो नेचर के होते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। देखिए, मर्जर के केस में बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। जैसे क्या क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, तब वो कहलाता है मर्जर। और क्या कंडीशन है? लेकिन परचेज में ये नेसेसरी नहीं है। होल्डर ऑफ एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ठीक है, बिकम्स शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। कहने का मतलब कम से कम 90% इक्विटी शेयर्स जो होंगे ट्रांसफरर कंपनी के, वो बन जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। समझ में आई बात? ये अमाउंट के बेसिस पे कह रहा है, आदमी नहीं। जैसे अगर 15 लोग हैं तो 15 का 90% नहीं करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, उसका 90% वो जाकर परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। परचेज कंसिडरेशन ओनली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स ही देने हैं, तब वो कहलाएगा मर्जर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नेसेसरी नहीं है, कैश वगैरह की पेमेंट भी करी जा सकती है। असेट एंड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड एट एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, मर्जर के केस में एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड करी जाती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। लेकिन यहाँ पे कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू, ठीक है, किसी पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के मेथड को बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ मर्जर में, और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो वो कहलाता है परचेज मेथड। आ गई बात समझ में? तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो तब तो वो मर्जर है, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो तो वो परचेज कहलाएगा। ठीक है। अब पहले बात करते हैं ये परचेज कंसीडरेशन होता क्या है। देखिए, एएस के हिसाब से परचेज कंसीडरेशन वो है जो आप पैसा दे रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मतलब पैसा मतलब कंसीडरेशन दे रहे हो, चाहे वो शेयर्स इशू करके दो, कैश दो, जो मर्जी दो, लेकिन केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कंसीडरेशन मिल रही है वो कहलाएगी परचेज कंसीडरेशन। ठीक है। अगर आप किसी और को कुछ दे रहे हो, जैसे आपने उसके डिबेंचर्स ले लिए, क्रेडिटर्स ले लिए, उनको पेमेंट कर रहे हो, तो वो परचेज कंसीडरेशन में कैलकुलेट नहीं होगा। तो इंक्लूड अमाउंट पे टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली, डज नॉट इंक्लूड पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। इसके 4 तरीके बताए गए हैं परचेज कंसीडरेशन निकालने के। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई सा भी मेथड लगा लेंगे। जैसे लमसम मेथड, लमसम मेथड में एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है कि इतने लाख रुपए देंगे, अब आप अपने आप बांट लो। ठीक है। हम लिक्विडेटर को, जो कंपनी जा रही है मतलब ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेटर को फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा। नेट पेमेंट मेथड में, नेट पेमेंट मेथड जनरली ज़्यादा चलता है, नेट पेमेंट या नेट एसेट्स। नेट पेमेंट में क्या किया जाता है? इंडिविजुअल पेमेंट की जाएगी शेयर होल्डर्स को, कि अगर इतने शेयर्स हैं तो हर शेयर के बदले में 2 शेयर, या हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर नई कंपनी में, वो डिपेंड करता है वैल्यू के हिसाब से। ठीक, हर शेयर की पेमेंट की जाए तो वो कहलाता है नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट्स मेथड कि असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके निकाला जाता है परचेज कंसीडरेशन कितना होगा। तो असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह नहीं देखते, माइनस करके जो वैल्यू आई वो कहलाई परचेज कंसीडरेशन। आई बात समझ में? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी एक वैल्यूएशन क्या निकल कर आती है नेटवर्थ के हिसाब से,
तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी जा रही है उसके कितने शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक एक शेयर की, मल्टीप्लाई करके उसके टोटल वर्थ आ गई, डिवाइडेड बाय जो नई कंपनी है उसका एक एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो पता चल जाएगा कि हमें कितने नए शेयर्स देने पड़ेंगे, मतलब परचेजिंग कंपनी को नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, वेंडर की बुक्स देखते हैं। जो कंपनी खत्म हो रही है या ट्रांसफर कंपनी जो कहलाती है उसकी बुक्स क्या बनेगी। वो डिसोल्यूशन, जैसे आपने रियलाइजेशन वगैरह बनाया होगा डिसोल्यूशन में, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं हम तो ये चैप्टर, तो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, फॉर असेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी, जो परचेजिंग कंपनी असेट्स टेक ओवर कर रही है उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन में सारी लाइबिलिटीज लेकर जाओ आउटसाइड वाली। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट होगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फॉर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी, टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी। ऐसा हो सकता है कि कुछ असेट या लाइबिलिटी ट्रांसफरी नहीं लेकर गया हो, तो अगर वो नहीं लेके गया तो वो कंपनी खुद पे करेगी, क्योंकि अब तो कंपनी वैसे ही खत्म हो रही है तो उसको तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी अपने। जैसे अगर कोई क्रेडिटर वो मना कर दे ट्रांसफरी कि मैं नहीं लेके जा रहा, तो उसकी पेमेंट ट्रांसफरर खुद करेगा। अगर पेमेंट करते वक्त कोई फायदा या नुकसान हो रहा है, ऐसी असेट बेचते वक्त कोई फायदा या नुकसान हो रहा है ट्रांसफरर को, तो वो फायदा या नुकसान किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन में। समझ में आई बात। पूरी असेट तो ट्रांसफर नहीं हुई रियलाइजेशन में, लेकिन अगर उस असेट को बेचने के वक्त कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ट्रांसफरर को, तो वो जरूर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आई बात। फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, और खर्चा होगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में ले जाओगे। अब परचेज कंसिडरेशन की ड्यू की एंट्री करते हैं, जो हमें ट्रांसफरी से लेना है। ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देंगे, इतना पैसा हमें उससे लेना है। जब परचेज कंसिडरेशन मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी टू ट्रांसफरी। ट्रांसफरी पहले डेबिट किया था, अब ट्रांसफरी को क्रेडिट कर दिया, और उसके यहाँ ये चीजें हमारे को मिली है। अब एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, ये जो लिक्विडेशन के खर्चे हो रहे हैं वो कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, वो डिपेंड करता है। अगर ट्रांसफरर, ठीक है, मतलब जो कंपनी खत्म हो रही है वो पे कर रहा है, वो वेंडर भी कहलाता है या ट्रांसफरर, और पे करे उसी नहीं, उसी के ही खर्चे उसी नहीं पे करे, तो नॉर्मल एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अगर बियर तो करेगी परचेजिंग कंपनी, ठीक है, और पेमेंट भी परचेजिंग कंपनी कर रही है, तो फिर हमें क्यों एंट्री पास करनी है ना, फिर वेंडर क्यों एंट्री पास करेगा। नेक्स्ट, अगर परचेजिंग कंपनी को बियर करना है लेकिन पेमेंट कर दी किसने, वेंडर ने, तो ट्रांसफरर से पैसे लेने, परचेजिंग कंपनी से पैसे लेने, लेकिन कैश हमारे पास से तो चला गया तो टू कैश कर दिया। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, मतलब बियर तो किसको करना है, ट्रांसफरर को, मतलब वेंडर को ही करना है, लेकिन पेमेंट किसने कर दी, ट्रांसफरी ने। ठीक है, तो अगर ट्रांसफरी ने मतलब परचेजिंग कंपनी ने पेमेंट करती तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी। आई बात समझ में। रियलाइजेशन खर्चा हमने डेबिट करा, हमारा है, लेकिन पेमेंट हमने नहीं करी, किसी और को देनी है हमें, तो टू ट्रांसफरी कर देंगे। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा वहां से आया है परचेजिंग कंपनी से, उनकी पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पहले ड्यू करने की, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रियलाइजेशन क्यों डेबिट करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, जैसे प्रीमियम दे रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब उनको पेमेंट कर दो जो वहां से चीजें आई है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। आई बात समझ में आप लोगों को। सारे रिजर्व्स, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस एंड कैपिटल बैलेंस, ठीक है, किस में ट्रांसफर कर देंगे हम, शेयर होल्डर्स में। कैपिटल बैलेंस मतलब जो शेयर कैपिटल में एक्चुअल बैलेंस पड़ा है वो सब ड्यू कर दो किसको, शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट। इन केस ऑफ लॉस इट विल बी क्रेडिटेड। अब रियलाइजेशन अकाउंट आपने बना रखा है, जो लास्ट में रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए रियलाइजेशन भी डेबिट करा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब परचेज कंसिडरेशन पे कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। आ गई बात समझ में।
टू कैश जनरली बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है। जब आप कैश का लेजर निकालते हो, बनाते हो, तो वो फिगर आ जाएगी। इक्विटी शेयर्स पता ही होते हैं कितने मिले परचेजिंग कंपनी से करके, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आ गई बात समझ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पर, इफ रिजर्व्स आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी, ठीक है, अगर परचेजिंग कंपनी ने रिजर्व्स भी लिए हैं, अगर कोई रिजर्व्स परचेजिंग कंपनी ले रही है, देन दे विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वो फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, वो शेयर होल्डर्स को नहीं बट जाएंगे। भाई एक ही काम हो सकता है ना रिजर्व का, या तो बटेंगे शेयर होल्डर्स में या परचेजिंग कंपनी ले जाए। तो यहाँ पर मैंने कह तो दिया रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, लेकिन तब होंगे जब सामने वाला बंदा नहीं लेके जा रहा। अगर परचेजिंग कंपनी लेकर जा रही है तो फिर हम इसको नॉर्मली आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन में डाल देंगे, ठीक है, इसको भी हम रियलाइजेशन में डाल देंगे, शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स की, मतलब ट्रांसफरी कंपनी की। देखिए, फॉर परचेज कंसीडरेशन, अब इसको तो पेमेंट करनी है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का बिजनेस खरीदा, टू लिक्विडेटर, ये परचेज कंसीडरेशन वाले अमाउंट से यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। रिकॉर्डिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर, अब ये बिजनेस परचेज को एक्सपेंड करो, क्या मतलब बिजनेस असेट्स और लाइबिलिटीज आ रही हैं, तो यहाँ लिखो असेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, एक्सपेंड कर दिया नेक्स्ट एंट्री में। अगर ये मर्जर के नेचर में है, अगर तो ये मर्जर के नेचर में, तो नेट असेट्स का मतलब होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये जो आपने असेट ली और लाइबिलिटी ली, इनको नेट करके जो आया, और परचेज कंसीडरेशन, इन दोनों में जो डिफरेंस है तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, रिजर्व्स में। क्योंकि हम देखिए नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाती है वेंडर की, तो सारी हो रही है, तो रिजर्व्स भी हो रहे होंगे। तो रिजर्व्स, अब जब असेट्स मतलब नेट असेट्स और परचेज कंसीडरेशन में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो रिजर्व्स में ही एडजस्ट करेंगे। अब तो रिजर्व्स को नेट कर कर लिख सकते हैं, पहले पूरे रिजर्व लिखें, फिर वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको नेट करें, तो इसलिए बेटर है कि नेट कर कर, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी दूंगा, नेट करके हम रिजर्व्स को लिखते हैं। लेकिन अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो इंपॉर्टेंट है, अगर परचेज कंसीडरेशन आप ज़्यादा दे रहे हो नेट असेट से तो ट्रांसफर होगा गुडविल में, और अगर आप कम दे रहे हो तो वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में। लेकिन कई बार क्या है, इस केस में भी परचेज में भी कई बार कुछ रिजर्व्स को कंपलसरीली लेना पड़ता है, क्योंकि वो रिजर्व मेंटेन करने जरूरी हैं, ठीक है, एज पर किसी एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट या और कोई एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो। तो अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन कर रखा था वेंडर ने और वो लेना पड़ गया मजबूरी में, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, दोनों आपस में माइनस करके दिखा दो। मतलब बस दिखाना है, इसका इंपैक्ट तो कुछ पड़ा नहीं। क्यों, पहले आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा, रिजर्व से सरप्लस में माइनस कर दिया अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, तो बैलेंसिंग फिगर तो नीली आई ना रिजर्व से सरप्लस में, लेकिन जस्ट शो करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए एंट्री पास करते हैं। समझ में आई बात। अब पेमेंट करते हैं परचेज कंसीडरेशन की। हमने ऊपर लिक्विडेटर को क्रेडिट किया था, याद होगा आपको, ये देखो। अब हम इसकी पेमेंट कर देते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंशियल कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर इस पर प्रीमियम पर इशू है टू एसपीआर। आई बात समझ में। अब रियलाइजेशन के खर्चे की पेमेंट कर रहा है, अगर इसको करनी है परचेजिंग कंपनी को, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट करेगा, ठीक है, या तो गुडविल डेबिट करेगा या फिर कैपिटल रिजर्व कम कर लेगा अपना। कौन सा खोले, गुडविल खोले या कैपिटल रिजर्व, तो वो डिपेंड करता है आपने सेकेंड एंट्री में क्या खोला था। अगर गुडविल खुला तो गुडविल आएगा, कैपिटल रिजर्व खुला तो कैपिटल रिजर्व यहाँ डेबिट होगा। तो वॉट एवर ओपन इन एंट्री टू, उस हिसाब से डेबिट करके टू कैश। आई बात समझ में। अगर डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, ठीक है, वहां से डिबेंचर्स आए थे वेंडर से, अब उनको नई डिबेंचर्स इशू कर रही है अगर ये कंपनी, ठीक है, तो डिबेंचर्स इन वेंडर डेबिट टू नई डिबेंचर जो दिए, अगर प्रीमियम पे दिए तो टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इन वेंडर हमने डेबिट किया, तो पहले लाइबिलिटी कहाँ बनाई थी ना ऊपर, ये जो असेट्स टू लाइबिलिटी, तो टू लाइबिलिटी में टू क्रेडिटर, टू डिबेंचर्स इन वेंडर कंपनी, ये सारी चीज़ें आई होंगी, टू बैंक लोन, सारी लाइबिलिटी टेक ओवर की थी ना। तो फिर डिबेंचर्स को डेबिट करके उनको ऐसे करके हमने सेटल कर दिया नए डिबेंचर्स देके। अगर कोई इंटर कंपनी ओइंग वगैरह है, मतलब एक ने ट्रेड पेबल दिखा रखा है, एक ने ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। कहने का मतलब अगर जिस कंपनी को हमने अपने यहाँ मर्ज करा, उस कंपनी ने दिखा रखा था कि हमसे पैसे लेने, हमने दिखा रखा था हमें देने हैं, तो अब तो वो कंपनी हमें मर्ज हो गई, तो एक ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा होगा, एक ट्रेड पेबल दिख रहा होगा, जबकि
अब अपने आप से लेके अपने आप को थोड़ी ना देना है, तो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, मैंने एक इलस्ट्रेशन ले रखी है यहाँ पर, ये इलस्ट्रेशन आप कर जरूर देखना, इलस्ट्रेशन 8, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में दोनों तरीके से बोला गया है कि आप इसको इन द नेचर ऑफ मर्जर भी करो और इन द नेचर ऑफ परचेज भी कर दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर कहता है डिस्चार्ज एक्स लिमिटेड ने टेक ओवर करा है किसको, वाई लिमिटेड को। ये एक्स लिमिटेड है, इसने टेक ओवर करा है किसको, वाई लिमिटेड को। ठीक है, वाई लिमिटेड इसके अंदर मर्ज हो रही है पूरी। तो जैसे इसके यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो क्या क्या है, एक तो जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, P&L अकाउंट है। जब आपको पता है, जब इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो सब कुछ लेना पड़ता है, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज सारे रिजर्व्स भी किसके पास आ जाएंगे, परचेजिंग कंपनी के पास। और यहाँ पर गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं निकलता, वो जो डिफरेंस आ रहा है परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स का, वो रिजर्व्स में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं परचेज कंसिडरेशन बन कितनी रही है। 3.5 लाख शेयर्स इशू करे, ठीक है, एट पार टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। 3.5 लाख 10-10 रुपए के, तो 35 लाख रुपए तो इसमें हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 35 लाख रुपए दिए। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो वो कितने के थे, तो वो यहाँ पर थे मतलब 17 लाख रुपए के। ठीक है, अब 17 लाख रुपए को अब कितने पे कर रहे हैं हम, 10% प्रीमियम पे, तो ये 18,70,000 रुपये हो गए। तो 53,70,000 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे हम। आपको ये लग रहा हो ये 1870 एकदम कैसे आया, ठीक है, वो नंबर ऑफ शेयर निकालो पहले डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, कि कितने शेयर देने, फिर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो आप उसी से करके फिर 10% ऐड करोगे तो वही फिगर निकल के आएगी 53,70,000। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये मर्जर वाला केस है तो क्या हो रहा है इसमें, असेट्स डेबिट करा 66 लाख, ये सारी लाइबिलिटीज लिखी। ठीक है, बिजनेस परचेज था 53, इसको रिवर्स करा, ये तो बिजनेस परचेज हो गया, ये हो गई पीसी परचेज कंसिडरेशन। दिस माइनस दिस कर बल्कि यही नहीं, इसमें रिजर्व भी हैं। जनरल रिजर्व हमने कितने के टेक ओवर करे हैं उनसे, 250। ठीक है, 2.5 लाख रुपए के, तो 2.5 लाख रुपए के इसमें जनरल रिजर्व भी हैं। अब लाइबिलिटीज कौन सी हो गई, 8.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2.5 लाख, ये मिला के लाइबिलिटीज हो गई, और असेट्स हो गई 66 लाख की। दोनों को माइनस करो, कंपेयर करो 53,70,000 से, तो ये निकल कर आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने देखिए शो भी कर रखा है, ये फिगर निकल के आ रही है 670, मतलब 6,70,000। अब 6,70,000 रुपये निकल कर आई, तो देखिए हम इसको कैसे दिखाएंगे। जनरल रिजर्व 2.5 लाख का था पॉजिटिव, इसमें 6,70,000 रुपये माइनस करने हैं, तो इसका मतलब 4,20,000 रुपये माइनस के जनरल रिजर्व निकल के आया। जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटीज में जाता है जिसका नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाले माइनस में आ जाए तो डेबिट हो गया ना, तो 4,20,000 रुपये जनरल रिजर्व डेबिट दिखा दिया। आई बात समझ में, यही मुझे आप लोगों को यहाँ पर शो करना था। फिर इसकी पेमेंट करी, लिक्विडेट, ठीक है, लाइबिलिटीज डेबिट टू, नए डिबेंचर्स इसमें इशू कर दिए। ठीक है, ये इसमें दिखा दिया। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब लेकिन परचेज के नेचर में देखिए क्या होता है, असेट्स टू लाइबिलिटी टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये असेट्स आए, ये लाइबिलिटीज आई, और कोई भी रिजर्व टेक ओवर नहीं करे, लेकिन एक चीज़ जरूर लिखी। और देखो पहले मैं ये दिखा दूँ, जो डिफरेंस आ रहा है, परचेज कंसिडरेशन कम था नेट एसेट से, इसलिए कैपिटल रिजर्व में डाल दिया 3,80,000 रुपये को। ठीक है, एक चीज़ और दिखानी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more ईयर्स। अब मर्जर के केस में तो सारी रिजर्व हम ले ही रहे हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हम तो सभी मेंटेन कर लेंगे। लेकिन परचेज के केस में कहता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को मेंटेन करना है वाई लिमिटेड वाले। पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते कौन से हैं, ये तो फ्री रिजर्व होता है, ये होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, P&L तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला, सॉरी ये नहीं, कौन कौन से बताए थे, ये दोनों 3 लाख रुपए के, है ना। तो 3 लाख रुपए के कौन से रिजर्व आ गए, स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इसको परचेजिंग कंपनी लेगी, इसको देखिए कैसे शो कर रखा है, देखिए अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, यहाँ पर 300 माइनस करके दिखा रखा है। ठीक है, पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को अपने यहाँ टेक ओवर करा 300 का,
और -300 दिखा दिया। आप कहोगे वो 300 प्लस कहाँ हो रहे हैं, वो तो इसमें हो गए ना, एक्सपोर्ट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट। ये फिर 500 और 100 क्यों है भाई, ये दोनों के जुड़ के आए ना, एक्स लिमिटेड के अपने भी थे, वाई लिमिटेड के भी मिल गए, तो 300 यहाँ ऐड किया, 300 यहाँ माइनस कर दिया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।